नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम भौतिक विज्ञान से संबंधित पार्ट 2 या चैप्टर 2 समझ सकते हैं, द्रव्य व उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना लेट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। द्रव्य, ऐसे तो इसके बारे में रसायन शास्त्र में पढ़े हैं, पर इसमें भी है थोड़ा बहुत, इसलिए जान लेते हैं क्योंकि इन्हीं के ही सब गुणों के बारे में आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। तो द्रव्य ऐसा कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है, द्रव्य कहलाता है। जैसे लकड़ी, लोहा, हवा, दूध आदि, ये तो आप जानते ही हैं। ये वस्तु स्थान घेरती है और इसमें भार होती है, इसलिए इसे द्रव्य बोला जाता है। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के अनुसार बताया कि द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तथा इन्हें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अविभाज्य कण बताते हुए परमाणु एटम की संज्ञा दी। ठीक है, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के अनुसार बताया कि द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तथा इन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाला अविभाज्य कण बताते हुए इसे एटम की संज्ञा दी। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। द्रव्य सामान्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ये तो जानते ही हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। और ऐसे तो 5 अवस्था में पाया जाता है और उसी में रिसर्च चल भी रहा है, तो आगे उनके भी बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानते हैं। ठोस, द्रव और गैस में कुछ गुण अधिक स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं जो निम्नलिखित है। जैसे कि ठोस में प्रत्यास्था, द्रव में दाब, प्लवन, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, श्यानता, वैसी गैस में वायुमंडलीय दाब आदि, ये सब गुण ठोस, द्रव, गैस में पाए जाते हैं। तो बारी बारी इन्हीं सभी के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रत्यास्थता, ठोस की गुण है। ठीक है, तो प्रत्यास्थता किसे कहा जाता है? तो प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा रूप के परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, प्रत्यास्था आप समझ गए होंगे, जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा रूप के परिवर्तन का विरोध करता है तथा विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, इसे प्रत्यास्थता कहा जाता है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रतिबल। प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, माफ कीजिए, प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल लगने पर वाले आंतरिक बल को प्रतिबल कहते हैं। समझ गए? प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को प्रतिबल कहा जाता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है या इसे पास्कल भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इन्हीं सब से ही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। बात करते हैं विकृति। विकृति क्या होती है? तो किसी वस्तु के एकांक आकार में परिवर्तन उस वस्तु की विकृति कहलाती है। प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात नियतांक होता है, इसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, और इसे विकृति को हुक का नियम भी कहते हैं। ये महाशय है हुक। ठीक है, विकृति किसी वस्तु के एकांक आकार में परिवर्तन को उस वस्तु की विकृति कहते हैं। प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात नियतांक होता है, इसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं तथा इसे हुक का नियम भी कहा जाता है। यदि विकृति तथा प्रतिबल अनुदैर्ध्य हो तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व बराबर है वस्तु का घनत्व बटे 4 अंश सेल्सियस पर पानी का घनत्व। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व बराबर है वस्तु का घनत्व बटे 4 अंश सेल्सियस पर पानी का घनत्व। और आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। याद रखेंगे, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। समुद्र के जल का घनत्व साधारण जल के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, समुद्र के जल का घनत्व साधारण जल के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए जब जलयान नदी से होकर समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ा ऊपर उठाती है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोहे का घनत्व। लोहे का घनत्व जल के घनत्व से
अधिक होता है तथा पारे के घनत्व से कम होता है। याद रखेंगे, लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है इसलिए वह जल में डूब जाता है, और पारे के घनत्व से कम होता है इसलिए वह पारे में तैरने लग जाता है। ठीक है, किसी बर्तन में पानी भरा है, उस पर बर्फ तैरती है। ठीक है, किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल नहीं बढ़ता। ठीक है, जब बर्फ पूरी तरीके से पिघल जाएगा उस पात्र में रखा हुआ बर्फ, तो भी पानी का तल नहीं बढ़ता, पहले के समान ही रहता है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों, इसे विशेष ध्यान देंगे। अब बात करते हैं दाब। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल को दाब कहा जाता है। दाब बराबर है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, दाब बराबर है बल बटे क्षेत्रफल, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है। याद रखेंगे, दाब का मात्रक होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और यह एक सदिश राशि है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों, दाब कौन सी राशि है? तो दाब सदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं बैरोमीटर के बारे में भी कुछ। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो इसका मतलब है आंधी आने वाला है। बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि एकाएक नीचे गिरता है तो इसका मतलब है आंधी आने वाला है। ठीक है, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब है वर्षा होने वाली है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब है वर्षा होने की संभावना है, और जब इसका पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब है मौसम साफ होने वाला है। और इन्हीं तीनों से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी एकाएक नीचे गिरेगा तो क्या होगा करके पूछ लेता है, कभी धीरे धीरे नीचे गिरेगा तब क्या होगा ऐसे पूछ लेता है, तो कभी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा बैरोमीटर का पाठ्यांक तब क्या होने की संभावना है, ऐसा करके प्रश्न पूछा भी जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि पास्कल के नियम पर आधारित है। आगे पास्कल के नियम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दाब बढ़ने पर पदार्थ का गलनांक बढ़ जाता है। याद रखेंगे, दाब बढ़ने पर पदार्थ का गलनांक बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब घटाने पर घट जाता है। याद रखेंगे, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब घटाने पर घट जाता है। यही सब कंफ्यूजन वाले एग्जाम रहते, कंफ्यूजन वाले प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो इन पे विशेष ध्यान देंगे। एक बार और, दाब बढ़ाने पर पदार्थ का गलनांक बढ़ जाता है। याद रखेंगे, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है वह दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी घट जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, और सभी द्रवों का क्वथनांक दाब घटाने पर घट जाता है। याद रखेंगे, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब घटाने पर घट जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन आप याद रखेंगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों में खाने बनाने में कठिनाई होता है। बार बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, किस कारण पहाड़ों में खाना बनाने में कठिनाई आती है। ठीक है, तो उसका आंसर होना चाहिए पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। बस ये लाइन आप याद रख लेंगे तो इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जिसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और ये सब रटने वाली चीज नहीं है, ये सब समझने वाली चीज है। ठीक है, उसी तरह वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पे स्याही रिस जाती है, क्यों? तो उसका भी आंसर ये है, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति के नाक से खून निकलने लगता है, क्यों? ऊपर जाने पर व्यक्ति के नाक से खून निकलने लग जाता है, तो इसका भी वही आंसर है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर कम दाब के कारण वायु की मात्रा कम होती है, अतः सांस लेने में कठिनाई होती है।
तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पास्कल के नियम। ये महाशय है पास्कल, ठीक है। इसके बारे में और नीचे विस्तार से पढ़ेंगे। यदि किसी द्रव के नियत आयतन पर दाब आरोपित किया जाए तो यह दाब बिना किसी क्षय के संपूर्ण द्रव के सभी दिशाओं में संचारित हो जाता है। याद रखेंगे, यदि किसी द्रव के नियत आयतन पर दाब आरोपित किया जाए तो यह दाब बिना किसी क्षय के संपूर्ण द्रव के सभी दिशाओं में संचारित हो जाता है, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार से कम लगती है। आप तो जानते होंगे, जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो वह उसके भार से कम होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है। जो कमी होती है वह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, इसलिए पानी में डूबा हुआ वस्तु हमें कम वजनी लगता है। आगे बढ़ते हैं, लोहे की बनी छोटी सी गेंद पानी में डूब जाती है तथा बड़ा जहाज तैरता है, क्यों? तो इसका आंसर है क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित जल, क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित किया गया जल भार के, क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित किए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है। याद रखेंगे, जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित किए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है। याद रखेंगे, हाइड्रोजन से गुब्बारे हवा में उड़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे हवा में उड़ते हैं, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का भार उसके द्वारा विस्थापित वायु के भार से कम होता है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन का भार उसके द्वारा विस्थापित वायु के भार से कम होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पृष्ठ तनाव। प्रत्येक द्रव का स्वतंत्रता पृष्ठ सिकुड़कर, ठीक है, प्रत्येक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, ठीक है। प्रत्येक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है। इसे ही द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। याद रखेंगे, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। याद रखेंगे, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप शून्य हो जाता है। ये लाइन आप याद रखेंगे, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप शून्य हो जाता है। साबुन के घोल के बुलबुले घोल के पृष्ठ तनाव कम होने के कारण बड़े बनते हैं। साबुन के घोल के बुलबुले घोल के पृष्ठ तनाव कम होने के कारण बड़े बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की बूंदे वृत्ताकार होती है, ठीक। याद रखेंगे, पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की बूंदे वृत्ताकार होती है। पानी में मिट्टी का तेल डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। याद रखेंगे, अधिकतर एग्जाम में इससे ही रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। पानी में मिट्टी का तेल डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण पानी के साथ तैरते मच्छर के अंडे डूब जाते हैं। याद रखेंगे, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण पानी में तैरते मच्छर के अंडे डूब जाते हैं, क्योंकि जल में मिट्टी तेल डाल दिया जाता है। नदी से समुद्र में पहुंचने पर जहाज थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि समुद्र में उपस्थित नमक के कारण इसकी सघनता अधिक होती है। साफ जल का पृष्ठ तनाव साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव से अधिक होता है, ठीक है। साफ जल का पृष्ठ तनाव साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव से अधिक होता है। साबुन के घोल को जल में मिलाकर जल के पृष्ठ तनाव को कम किया जा सकता है। याद रखेंगे, साबुन के घोल को जल में मिलाकर जल के पृष्ठ तनाव को कम किया जा सकता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल बोला जाता है। याद रखेंगे और इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, क्या होता है ससंजक बल, असंजक बल, ठीक है। अभी जान लेते हैं ससंजक बल क्या होता है। तो एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल बोला जाता है, जबकि विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल बोला जाता है। ससंजक बल और असंजक बल के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। घरेलू उपयोग में इसके और क्या क्या उपयोग है ये भी जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पृष्ठ तनाव के कारण।
जानना जरूरी है। पृष्ठ तनाव पदार्थों का आणविक गुण है। ठीक है, पृष्ठ तनाव पदार्थों का आणविक गुण है, अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक या असंजक बल है। ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या है? पदार्थों का आणविक गुण है, आणविक गुण है और अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल या असंजक बल है। असंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगोता है। याद रखेंगे इस लाइन को, असंजक बल के ही कारण जल किसी वस्तु को भिगोता है एवं पारा कांच से नहीं चिपकता है, उसका कारण है असंजक बल। याद रखेंगे। अब बात करते हैं केशिकत्व। केश नली में द्रव के ऊपर या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। बार बार एग्जाम में ये भी आया है, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। बात करते हैं श्यानता। श्यानता क्या होती है? तो द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाले अपेक्षित गति का विरोध करता है। ठीक है, श्यानता क्या है? द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, क्या होता है? ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता तो बढ़ जाती है, घट जाती है, कुछ नहीं होता वगैरह पूछा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैस की बढ़ जाती है। याद रखेंगे, परंतु गैस की बढ़ जाती है, द्रव की घट जाती है और गैसों की बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं सातत्य समीकरण। किसी पाइप से बहने वाले द्रव के लिए, ठीक है, सातत्य समीकरण, किसी पाइप से बहने वाले द्रव के लिए पाइप के सभी बिंदुओं पर द्रव के वेग तथा पाइप के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गुणनफल सदैव नियत रहता है। ठीक है, ये सातत्य समीकरण के कारण है। ठीक है, किसी पाइप से बहने वाले द्रव के लिए पाइप के सभी बिंदुओं पर द्रव के वेग तथा पाइप के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गुणनफल सदैव नियत रहता है। बात करते हैं बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय क्या होता है? जब कोई आदर्श द्रव किसी नाली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है, ठीक है, जब कोई आदर्श द्रव किसी नाली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकाएक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। ठीक है, यही बर्नौली प्रमेय है। ठीक है, जब कोई आदर्श द्रव किसी नाली की धारा में रेखी प्रभाव में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकाएक आयतन की कुल ऊर्जा, ठीक है, जैसे दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है और ऐसा होता है, इसे बर्नौली प्रमेय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं वेंचुमीटर, बुनसन बर्नर, कार्बन फिल्टर, पम्प्स मैक्सन प्रभाव। ठीक है, वेंचुमीटर, बुनसन बर्नर, कार्बन फिल्टर, पंप मैक्सन प्रभाव तथा वायुयान की गति बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। अधिकतर प्रश्न में यही पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर हमने पढ़ा पदार्थ की 3 अवस्था और उसके गुण के बारे में। मैंने बोला था पदार्थ की 5 अवस्था होती है, तो थोड़ा थोड़ा इनके भी बारे में जान लेते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या बोला जाता है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा बोला जाता है, इसे कहते हैं प्लाज्मा। याद रखेंगे, ये प्लाज्मा का चित्र है। ठीक, तो ऊपर वर्णित द्रव की तीनों अवस्थाएं पृथ्वी पर प्रभावी है। याद रखेंगे, जो ऊपर हमने ठोस, द्रव और गैस जो पढ़ी है, उन तीनों अवस्थाएं पृथ्वी पर प्रभावी है, लेकिन ब्रह्मांड के अन्य भागों में कम प्रासंगिक है। ठीक है, जो ठोस, द्रव, गैस है वो पृथ्वी पर ही प्रासंगिक है, लेकिन ब्रह्मांड के अन्य भागों में कम प्रासंगिक है। पूरे ब्रह्मांड का 99% द्रव, ठोस, द्रव या गैस नहीं है। ठीक है, द्रव के उस प्रभावी रूप को प्लाज्मा कहते हैं। सूर्य और दूसरे सितारे प्लाज्मा के बने हैं, ये तो आप जानते हैं, सूर्य और दूसरे सितारे प्लाज्मा के बने हैं। आगे बढ़ते हैं। भौतिकी और रसायन शास्त्र में प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है। ठीक है, भौतिक और रसायन शास्त्र में प्लाज्मा को आंशिक रूप से गैस माना जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होते हैं। याद रखेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा में धनावेश और ऋणावेश की स्वतंत्र रूप से गमन करने की क्षमता प्लाज्मा को विद्युत चालक बनाती है। ठीक है, प्लाज्मा में धनावेश और ऋणावेश की स्वतंत्र रूप से गमन करने की क्षमता प्लाज्मा को विद्युत चालक बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह दृढ़ता से विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों से प्रतिक्रिया कर पाता है और इसी के कारण यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों से प्रतिक्रिया कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा के गुण ठोस, द्रव या गैस के गुणों से काफी विपरीत है। जो प्लाज्मा का गुण है वो ठोस, द्रव और गैस से काफी विपरीत है और इसलिए इसे पदार्थ की एक भिन्न अवस्था माना जाता है और इसी कारण इसे पदार्थ की एक भिन्न अवस्था माना जाता है। प्लाज्मा आमतौर पर एक तटस्थ गैस के बादलों का रूप ले लेता है, जैसे सितारों में। गैस की तरह प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है जब तक इसे किसी पात्र में बंद न कर दिया जाए, लेकिन गैस के विपरीत किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में एक फिलामेंट पुंज या दोहरी परत जैसी संरचनाओं का निर्माण करता है। ठीक है, गैस की तरह प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, याद रखेंगे, परंतु जब तक इसे किसी पात्र में बंद न कर दिया जाए, लेकिन गैस के विपरीत किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में यह एक फिलामेंट पुंज या दोहरी परत जैसी संरचनाओं का निर्माण करता है। प्लाज्मा की पहचान सबसे पहले क्रुक्स नली में 1879 में सर विलियम क्रुक्स द्वारा की गई थी। ठीक है, प्लाज्मा की पहचान सर्वप्रथम क्रुक्स नली में 1879 में सर विलियम क्रुक्स, ये रहे सर विलियम क्रुक्स ने इनकी पहचान की थी। क्रुक्स नली ये रहा। ठीक है, इन्होंने इसे चमकते पदार्थ का नाम दिया और इन्होंने प्लाज्मा को चमकते पदार्थ का नाम दिया। ठीक, बात करते हैं क्रुक्स नली की प्रकृति। कैथोड रे की पहचान ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, ठीक है, कैथोड रे की पहचान ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक सर जे थॉमसन द्वारा 1897 ईस्वी में की गई। ये रहे जे थॉमसन। 1928 में इरविंग लैंग्यूइर ने इसे प्लाज्मा नाम दिया और इसे प्लाज्मा नाम किसने दिया, ये भी प्रश्न बनता है अपने आप में। तो इरविंग लैंग्यूइर ने इसे प्लाज्मा नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। ठीक है, पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोला जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स या बीईसी बोला जाता है। ठीक है, 100 साल पहले यानी 1920 में, अभी 2020 चल रहा है, तो आज से 100 साल पहले 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, ये रहे सत्येंद्र नाथ बोस, तथा जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये रहे अल्बर्ट आइंस्टाइन, ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में बताया था। 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि हमारे भारतीय हैं, और जर्मन के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में बताया था। लेकिन अब वैज्ञानिकों को पहली बार अंतरिक्ष में पदार्थ की पांचवी अवस्था के ठोस सबूत मिले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके जरिए ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है और इसकी उत्पत्ति का भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इस पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है, इसके जरिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सुलझाया भी जा सकता है और जो ब्रह्मांड में बहुत से रहस्य है, इनको भी सुलझाया जा सकता है। बोस आइंस्टाइन ने पदार्थ की इस अवस्था के बारे में बातचीत की थी, इसलिए इसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स या बीईसी भी कहते हैं। ठीक है, यह प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS में किया गया है। इस रिसर्च को नेचर जर्नल में प्रकाशित किया गया है। अब बात करते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था कब बनती है। ठीक, पदार्थ की पांचवी अवस्था कब बनती है? तो पदार्थ की यह अवस्था किसी तत्व के परमाणु के परम शून्य ताप, ठीक है, पदार्थ की यह अवस्था किसी तत्व के परमाणु को परम शून्य ताप, अब परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप बोला जाता है, याद रखेंगे। तो इसे परम शून्य ताप तक ठंडा किया जाता है। इसके चलते उस तत्व के सारे परमाणु मिलकर एक हो जाते हैं, यानी सुपर एटम बनता है। इस अवस्था को ही पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ में उसके अंदर के परमाणु अलग अलग गति से चलायमान रहते हैं, लेकिन पदार्थ की पांचवी अवस्था में
एक ही बड़ा परमाणु होता है और इसमें तरंगे उठती है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हुआ प्रयोग। ठीक है, जो ये प्रयोग हुआ था वह हुआ था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। वैज्ञानिकों ने बताया कि ISS में पदार्थ की पांचवी अवस्था बनाना कोई आसान काम नहीं था। ठीक है, सही बात है भाई, ये कोई आसान काम तो है नहीं, खाली हम लोग पढ़ ही पा रहे हैं। पहले बोसोन, ठीक है, बोसोन क्या होता है? ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो उसे बोसोन बोला जाता है। ठीक है, को लेजर तकनीक से परम शून्य ताप तक ठंडा किया जाता है और जैसे जैसे परमाणुओं की गति धीमी होती है वे ठंडे होने लगते हैं। और वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग रुबिडियम धातु, किस धातु में यह प्रयोग किया था करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो रुबिडियम धातु में ये पांचवा पदार्थ के जो तत्व है बोस-आइंस्टाइन कंडेंस, तो इसे रुबिडियम धातु से बनाया था, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ससंजक बल। ऊपर बताया था, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल बोला जाता है। अब दैनिक जीवन में ससंजक बल, ये जानते हैं। ससंजक बलों के कारण ही किसी द्रव की बूंदे संपर्क में आते हैं, याद रखेंगे। ससंजक बल के कारण ही किसी द्रव की बूंदे संपर्क में आती है और आते ही मिल जाती है और एक बड़ी बूंद बना लेती है। ठीक है, ससंजक बल के कारण ही किसी द्रव की बूंदे संपर्क में आती है और आते ही मिल जाती है और बड़ी बूंदे बना लेती है। आगे बढ़ते हैं। जल की भींगी हुई दो प्लेटों को अलग अलग करने के लिए जल के अणुओं के ससंजक बल के विरुद्ध काफी बल लगाना पड़ता है। ठोस पदार्थ एक निश्चित आकृति के होते हैं क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच ससंजक बल का मान काफी अधिक होता है। ठीक है, तो ससंजक बल का मान किसमें अधिक होता है? आप प्रश्न दे दिया तो आपका आंसर होना चाहिए ठोस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शीट वेल्डिंग। इस प्रकार के वेल्डिंग में धातुओं को मशीन द्वारा इतने अधिक दबाया जाता है जिससे वह आणविक परास में आकर परस्पर चिपक जाए तथा यह अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण होता है। ठीक है, ये तो रही ससंजक बल। अब बात कर लेते हैं आसंजक बल की। यह भिन्न भिन्न पदार्थ को अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षक बल को आसंजक बल बोला जाता है। ससंजक बल सीधी सी बात, एक ही प्रकार के पदार्थ में के अणुओं में एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है उसे ससंजक बल बोला जाता है और भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं में जो आकर्षण बल होता है उसे आसंजक बल बोला जाता है। अब जान लेते हैं दैनिक जीवन में आसंजक बल। किसी वस्तु, बर्तन आदि का जल से भीग जाना आसंजक बल का उदाहरण है। ठीक है, यदि कोई वस्तु जल में भीग जाता है तो ये किसका उदाहरण है? सीधी सी बात, आसंजक बल का उदाहरण है और कुछ नहीं जानना। ब्लैक बोर्ड व चाक से कणों के बीच आसंजक बल के कारण ही लिखना संभव है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड व चाक में जो अपन लिखते हैं वह किसके कारण संभव हो पाता है? प्रश्न बनता है भाई, तो आपका आंसर होना चाहिए आसंजक बल के कारण। ठीक है, उसी प्रकार पौधे के ऊतकों तथा जल के अणुओं के बीच आसंजक बल के कारण ही मृदा द्वारा अवशोषित जल पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पृष्ठ का भीगना। ठीक है, ये भी ससंजक बल और आसंजक बल से ही रिलेटेड है। ठीक है, जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से अधिक होता है तब वह द्रव उस ठोस को गीला कर देता है। उदाहरण, जल के अणुओं से कांच का पृष्ठ का भीग जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से कम होता है तो वह द्रव उस ठोस को गीला नहीं कर पाता। ठीक है, क्यों गीला नहीं कर पाता? जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से कम होता है। ठीक है, किसी वस्तु का आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से कम होता है तो वह द्रव उस ठोस को गीला नहीं कर पाता है। ठीक है, यदि वस्तु का आसंजक बल का मान द्रव के ससंजक बल के मान से कम होता है
तो वह द्रव में नहीं डूबता है। याद रखेंगे। उदाहरण, पारे के अणु आपस में तो जुड़कर रहते हैं किंतु कांच से पारा नहीं चिपकता है। ठीक है, पारे के जो पारा होता है के अणु आपस में तो जुड़कर रहते हैं परंतु वह कांच में नहीं चिपकता है। तो ये उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। तेल तथा जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम होता है। ठीक है, तेल तथा जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम होता है परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। ठीक है, यही कारण है कि तेल में डाली गई जल की बूंद सिकुड़कर गोली की रूप ले लेती है जबकि जल में डाली गई तेल की बूंदें छोटी छोटी बूंदों के रूप ले लेती है। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ घटनाएं। साबुन अथवा डिटर्जेंट जल में मिला देने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अतः साबुन का घोल कपड़ों के उन छोटे छोटे छिद्रों में भी पहुंचते हैं जहां शुद्ध जल नहीं जा सकता। इसके बाद साबुन व मैल के कण आपस में आसंजक बल के कारण चिपक जाते हैं और कपड़े को साफ कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि घोल को थोड़ा गर्म कर दिया जाए तो पृष्ठ तनाव और कम हो जाने के कारण यह कपड़ों और अच्छी सफाई करता है। ठीक है, यदि घोल को थोड़ा और गर्म कर दिया जाए तो पृष्ठ तनाव और कम हो जाने के कारण यह कपड़ों की और अच्छी से सफाई करता है। ठीक है, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैरता है। ये तो बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह जीभ में चारों तरफ फैल जाती है जिससे गर्म सूप हमें और अधिक स्वादिष्ट लगता है। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। स्थिर व शांत जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरते हैं। ठीक है, स्थिर व शांत जल पर मच्छरों का लार्वा तैरता है जबकि पानी में तेल या केरोसिन आदि डालने पर लार्वा पानी में डूब जाता है। श्वसन न कर पाने के कारण ये जो लार्वा है, मच्छर के अंडे हैं, श्वसन नहीं करने के कारण मर जाते हैं। अब डूब जाएंगे कहाँ से श्वसन करेंगे, है नहीं। आगे बढ़ते हैं। पारे की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार रहती है। ठीक है, पारे की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार रहती है जबकि कुछ बड़े आकार की बूंदें गुरुत्व बल के कारण चपटी होने लगती है। आगे बढ़ते हैं। श्यानता केवल द्रव तथा गैस का गुण है, ठोस का गुण तो है नहीं। ठीक है, श्यानता केवल द्रव तथा गैस का गुण है। तो द्रव में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बलों के कारण होता है। ठीक है, द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण होती है। जब द्रव कोई विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति होती है, जब द्रव की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति होती है तो द्रव के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है जिसका ससंजक बल विरोध करता है, फलस्वरूप श्यानता की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मीन्स में श्यानता की उत्पत्ति कैसी होती है तो उसके लिए बेस्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे इस सब का आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा, वहां से आप ये सब पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे कोई एक ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखिए दोस्तों, आप चाहे तो इन्हीं सब का ही उपयोग करके मेंस में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। ठीक है, गैसों में श्यानता क्यों होती है? इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। अतः गैसों में श्यानता द्रव की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, गैसों में भी होती है लेकिन द्रव की तुलना में बहुत कम होती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती है क्योंकि उसकी विभिन्न परतों में अपेक्षित गति नहीं है। ठीक है, ठोसों में श्यानता नहीं होती है क्योंकि उनके विभिन्न परतों में अपेक्षित गति नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। श्यानता का दूसरा मतलब है गाढ़ापन। ठीक है, श्यानता का दूसरा मतलब भी है गाढ़ापन। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं उनमें उतने ही अधिक श्यान होते हैं। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यदि एक बर्तन में शहद एवं दूसरे बर्तन में पानी लेकर बारी बारी से हिलाकर छोड़ दे तो शहद पानी की अपेक्षा जल्दी रुक जाता है। ठीक है, वायु की श्यानता के कारण ही बादल के कण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं
तथा बादल आकाश में तैरते प्रतीत होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, बादल आकाश में तैरते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्यानता पर ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। याद रखेंगे, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैस की बढ़ जाती है। ठीक है, द्रव की घट जाती है और गैसों की बढ़ जाती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। ठीक है, ये भी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शब्द टू शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विशेष ध्यान दीजिए, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आप जानते ही हैं। व्यवहार में ऐसा द्रव असंभव है परंतु जल आदर्श द्रव के निकटतम है। बात करते हैं श्यानता गुणांक। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। याद रखेंगे, किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक के द्वारा मापा जाता है। अतः किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव के अंदर एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच कार्य करने वाली श्यान बल के बराबर होती है। जब उन परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता हो, ठीक है, किसी द्रव की श्यानता गुणांक उस द्रव के अंदर एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच कार्य करने वाले श्यान बल के बराबर होती है जब उन परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता हो। याद रखेंगे, श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक डेका पॉइंट। याद रखेंगे, श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक होता है डेका पॉइंट या पॉइजली। ये भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों और आगे भी पूछा भी जा सकता है। ठीक है, श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कभी दे देगा डेका पॉइंट या कभी दे देगा पॉइजली। इसे पास्कल सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, इसे पास्कल सेकंड भी कहा जाता है और इसे ईटा द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये रही श्यानता से संबंधित कुछ बातें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दाब। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था। ठीक है, दाब बराबर है पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर और इसे पास्कल भी कहते हैं। और दाब एक अदिश राशि है, ये भी ऊपर पढ़े हैं। वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। ठीक है, सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। याद रखेंगे, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जिसके कारण द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। ठीक है, द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवारों अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, द्रव में दाब के नियम। ठीक, द्रव में दाब के नियम। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। ठीक है, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। प्रश्न बनता है दोस्तों। दूसरा, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। ठीक है, तीसरा, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। डायरेक्ट इससे प्रश्न बनता है दोस्तों। चौथा, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होगा। ठीक है, पास्कल के नियम का प्रथम कथन। ये रहे पास्कल महोदय, इनके नियम का प्रथम कथन। ठीक है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। इनके अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान रहता है। इनके अब द्वितीय कथन जान लेते हैं। पास्कल के नियम के द्वितीय कथन। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल
द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है। ठीक है, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है। अब जान लेते हैं पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र जो ऊपर पढ़े थे। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि ये पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। ठीक है, द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव रखा जाता है। ठीक है, द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिस पर द्रव रखा जाता है। गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। ठीक है, गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। अब ये जान लेते हैं गलनांक पर प्रभाव दाब का। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, ठीक है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। ठीक है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। ठीक है, जैसे मोम, घी आदि। बात करते हैं गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। ठीक है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ। ठीक है, जैसे बर्फ। क्वथनांक पर प्रभाव सभी द्रवों के क्वथनांक बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ठीक है, क्वथनांक पर प्रभाव दाब का, तो सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ाने पर दाब बढ़ जाता है, याद रखेंगे। और ये थी आज की द्रव के गुण से संबंधित हमारा लेक्चर। यदि आपको ये पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। धन्यवाद।